नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के अंतर्गत हम व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण और व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। अब व्यवहारवाद के लक्षण और विशेषताओं के संदर्भ में आज हम अपनी आज की बातचीत आरंभ करते हैं। व्यवहारवाद, जैसा कि हमने देखा था कि एक प्रकार की बौद्धिक सक्रियता जो परंपरावाद के निष्कर्ष और अध्ययन पद्धतियों की असफलता के रूप में के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी, वो ही व्यवहारवाद के रूप में अभिव्यक्त हुई, जिसके विकास और स्थापना में मुख्य श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के शिक्षकों को गया था। अब व्यवहारवादी सबसे पहले मान्यता के संदर्भ में या अपने विश्वास के संदर्भ में अध्ययन की प्रक्रिया में ये स्वीकार करते हैं कि अध्ययन की जो इकाई है वो लघु इकाई होनी चाहिए। छोटे छोटे विषयों से गंभीर अध्ययन पर बल देने का प्रयास व्यवहारवाद करता है, क्योंकि सामान्यतः अध्ययन की एक प्रक्रिया है कि अध्ययन की इकाई जितनी लघु होगी उतना ही संपूर्ण अध्ययन जो है वो निष्कर्ष के रूप में किसी सिद्धांत की स्थापना में या किसी सार तक पहुंचने में सफल होता है। तो व्यवहारवादी सर्वप्रथम ये मानते हैं कि अध्ययन की इकाई जो है वो अधिक विस्तृत और विशाल नहीं बल्कि लघु होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ताकि अधिक सार्थक प्रकार का संपूर्ण अध्ययन जो है वो संभव हो सके। दूसरी बात, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना उपयुक्त है, अध्ययन किया जाना चाहिए व्यक्ति और व्यक्ति समूह का, क्योंकि जैसा हमने पूर्व में देखा कि परंपरागत सिद्धांत सिर्फ संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं जिनमें मुख्यतः राज्य और सरकार है, उन्हीं के अध्ययन तक अपना दृष्टिकोण विस्तृत करता है। परंपरागत अध्ययन ने इसमें थोड़ा सा प्रक्रियात्मक पक्ष और संस्थाओं का पक्ष मिलाया, लेकिन व्यवहारवाद ये स्वीकार करता है कि किसी भी अध्ययन के केंद्र में व्यक्ति और व्यक्ति समूह का अध्ययन के व्यवहार का अध्ययन अगर नहीं होगा तो वो निष्कर्ष पर्याप्त या पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया का निर्णायक तत्व संस्थाओं से संबद्ध व्यक्ति या व्यक्ति समूहों का व्यवहार ही होता है, क्योंकि यही व्यक्ति समूह किसी संस्था को, किसी प्रक्रिया को संचालित करने का एक माध्यम है, साधन है। तो और ये साधन सजीव है, चिंतनशील है, मूड और मनोदशा से प्रभावित होने वाला है, भावनाओं और संवेगों से प्रभावित होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब तक मनुष्य और उसके व्यवहार के अध्ययन को या मनुष्य व्यक्तियों के समूह के अध्ययन को केंद्र स्थान प्रदान नहीं किया जाता, तब तक व्यवहारवादियों के अनुसार कि जो वांछनीय परिणाम है वो प्राप्त नहीं होंगे। तो राजनीति विज्ञान में व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि समस्त संस्थाओं में संस्थाओं को संचालित करने वाला जो मुख्य निर्णायक कारक है वो मनुष्य है। इसलिए समूह के रूप में जब व्यक्ति कार्य करता है तो मानव समूह के व्यवहार का अध्ययन की इकाई होना चाहिए। व्यक्ति जब इंडिविजुअल फैक्टर रूप में कोई कार्य करता है तो वो भी अध्ययन का, उसका व्यवहार भी अध्ययन का आधार होना चाहिए। तीसरा, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अध्ययन और शोध जो किए जाते हैं राजनीति विज्ञान में विभिन्न विषयों से, विभिन्न तत्वों से संबंधित, विभिन्न घटनाओं से संबंधित जो भी अध्ययन या शोध किया जाता है, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि ये अध्ययन और शोध जो है वो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए, व्यापक और सामान्यीकरण के अनुरूप कार्य और कारण का संबंध होना चाहिए
और जब तक ये अध्ययन सिद्धांत के रूप में या कोई भी शोध या रिसर्च अनुसंधान सिद्धांत के रूप में सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होकर उस प्रक्रिया और तत्वों के आधार पर अगर कोई अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक उसकी सार्थकता को सुनिश्चित करना संभव नहीं होता। तो जो भी अध्ययन या अनुसंधान या किसी भी प्रकार का शोध राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, तो ये सारी प्रक्रिया किसी न किसी सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए, ताकि एक सुनिश्चित आकार में, सुनिश्चित प्रक्रिया के रूप में इस सिद्धांत की तरह से अध्ययन के निष्कर्ष की स्थापना हो सके। इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी जो हैं वो मूल्यात्मक अध्ययन को अपने अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहते, क्यों तथ्यों के अध्ययन को अपने अध्ययन का आधार मानते हैं। क्योंकि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मूल्य जो हैं वो बहुत इंडिविजुअल प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप उनका हो सकता है। दूसरी बात, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मूल्य जो हैं वो पूर्वाग्रह स्थापित करते हैं, मान्यताओं के रूप में या सहमति और असहमति के रूप में मूल्य जो हैं वो एक प्रकार का पूर्वाग्रह उत्पन्न करते हैं, स्थापित करते हैं, और पूर्वाग्रह से युक्त या पूर्वाग्रह पे आधारित अध्ययन निष्पक्ष नहीं होता और एक सुनिश्चित प्रकार के सिद्धांत के निर्माण में बाधा डालता है। तथ्य जो हैं वो एक प्रकार के यथार्थ कारक हैं, सत्य कारक हैं, व्यवहारिक कारक हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सिद्धांत निर्माण के उद्देश्य से व्यवहारवादी अनुसंधान और अध्ययन की पर बल देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो अध्ययन तथ्यों पर किया जाता है वो अधिक ठहराव वाला होता है, अधिक उपयोगी होता है, अधिक सुनिश्चित प्रकार का होता है, और उसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या किसी प्रकार का भावनात्मक आवेग या किसी भी प्रकार के पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। तो जैसे परंपरावादी दृष्टिकोण मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, व्यवहारवादी अध्ययन मूल्यों से मुक्त यथार्थवादी तत्वों पर आधारित तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। इसलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक प्रकार से राजनीति विज्ञान को मूल्यों के दायरे से परे तथ्यों पर आधारित करके विज्ञान के निकट या विज्ञान के समकक्ष रूप में राजनीति विज्ञान को स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यवहारवादी मान्यता है वो अंतः अनुशासनात्मक यानी अंतर विषयक अध्ययन पर बल देता है, क्योंकि समाज विज्ञान समूह के जो विषय हैं, इन विषयों की वास्तविकता और सार्थकता ये है कि ये परस्पर एक दूसरे से निश्चित रूप में संबंधित हैं। कहीं किसी प्रसंग में ये अब परस्पर एक दूसरे के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और विषय क्षेत्र से प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, इन समस्त विषयों को प्रभावित करता है और इनसे प्रभावित भी होता है। बजट का अध्ययन जो है, आर्थिक तत्व का अध्ययन अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है, लेकिन राजनीति विज्ञान में जब हम बजट और वित्तीय संसाधन या वित्तीय प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ उतना ही प्रसंग जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाता है। अर्थशास्त्र में जब आर्थिक नीति के निर्माण और आर्थिक नीति के संचालन की बात की जाती है तो वहाँ पर सरकार का या बजट और वित्तीय नीतियों के बनने की प्रक्रिया और उसके कानून तक परिवर्तित होने के समस्त आधारों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में समस्त अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं होता और अर्थशास्त्र में समस्त राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं होता, लेकिन समाज विज्ञान समूह के जितने भी विषय हैं वे सब परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये अंतर अनुशासनात्मक या अंतर विषयक अध्ययन है।
व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्रम में इस अंतर विषयक दृष्टिकोण की उपयोगिता और महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी ये मानते हैं कि क्षेत्रीय अध्ययन और जो व्यवस्थित अनुभववाद है, ये किसी भी अध्ययन की प्रक्रिया को सकारात्मक रूप में ठोस धरातल पर या ठोस तथ्यों पर आधारित कर सकते। क्षेत्रीय अध्ययन का मतलब है कि अध्ययन की जो इकाई लघु इकाई है, वो लघु इकाई अधिक सार्थक प्रकार का निर्णय और निष्कर्ष प्रदान कर सकती है। तो अध्ययन की किसी भी परिधि में जितना अधिक विस्तार होगा, अध्ययन के संसाधन उतने ही कहना चाहिए कि उस विस्तृत अध्ययन को करने में कितना सफल हो पाएंगे, इसके बारे में सुनिश्चितता से कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। लेकिन अध्ययन की इकाई जितनी लघु होगी उतने सटीक प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। इसलिए व्यापक स्तर की बजाय क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते हैं और साथ ही साथ अनुभववादी तथ्यों को। इस आधार पर व्यवहारवाद जो है वो एक बहुत सुनिश्चित प्रकार का, वैज्ञानिक प्रकार का अध्ययन करने पर बल देते हैं। हम ये मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को कलात्मक परिधि से बाहर लाकर अधिक वैज्ञानिक दायरा और अधिक वैज्ञानिक आधार अध्ययन को प्रदान करने का प्रयास व्यवहारवाद करता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अध्ययन के कुछ आयाम बताए हैं, जैसे नियमितताएं। अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो नियमित हो, रेगुलर, बिल्कुल लगातार और बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाए, जिसका सत्यापन किया जा सकता हो। वेरिफिकेशन, जितनी भी बार वो तथ्य सामने आए, एक ही रूप में सामने आए, इस तरह से उसका सत्यापन किया जा सके। जिस तकनीक या माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है वो तकनीक अधिक सार्थक, यथार्थ और बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत अनुकूल होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। और परिमाणीकरण, संख्यात्मक आधार पर परिमाण, मात्रात्मक आधार पर उसका निर्धारण करके इकाई का और उस बेस पर अध्ययन किया, मतलब सुनिश्चितता, अध्ययन में सुनिश्चितता का पुट होना चाहिए। और उसके लिए परिमाणीकरण या मात्रात्मक आधार पर भी अध्ययन की इकाई जो है वो अपने कंटेंट्स को, अध्ययन की जो डायरेक्शन है उसमें कंटेंट्स जो हैं, जो तथ्य हैं, वो मात्रात्मक आधार में परिमाणीकृत होने चाहिए। और मूल्य, नैतिक मूल्यांकन और तथ्यात्मक जो व्याख्या है इसमें अंतर है। और जो अध्ययन का मूल आधार है वो मूल आधार नैतिक मूल्यांकन पर नहीं, मूल्यों पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित हो। क्रमबद्धीकरण, व्यवस्थित अध्ययन के लिए, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के लिए तथ्यों का क्रमबद्ध तरीके से कोडिफिकेशन या उनका एक प्रकार का सीक्वेंस जो है वो निर्धारित होना चाहिए। जितना व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन होगा उसका आधार क्रमबद्धता पर आधारित होना चाहिए। और ये विशुद्ध विज्ञान, राजनीति विज्ञान को बनाना चाहते हैं कि जितनी निश्चितता पूर्वक विज्ञान में भविष्यवाणी हो सकती है, निश्चितता पूर्वक विज्ञान जो है वो कार्य और कारण के आधार पर तथ्यों को स्पष्ट कर सकता है, उस आधार से ही, उसी वैज्ञानिक नज़रिए और उसी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन होना चाहिए। और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समग्रता, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं बल्कि समग्र रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को किसी दूसरे पहलू से किसी न किसी रूप में संबंधित होना होता है। और ये व्यक्तित्व का जब तक समस्त पहलुओं का समग्र अध्ययन नहीं किया जाता तब तक किसी भी एक विशेषता या एक पक्ष के बारे में कुछ भी कहना व्यवहारिक रूप में संभव और पूर्ण सार्थक नहीं होगा। अब यदि हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने
एक ऐसी मान्यता स्थापित की, एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया। एक्चुअली मान्यता नहीं, मान्यता मूल्यों पर आधारित हो सकती है। एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया है व्यवहारवाद के रूप में, जो राजनीति विज्ञान को एक सटीक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जो तथ्यों पर आधारित है, मूल्यों की उपेक्षा करता है और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से माइक्रो स्टडी को या लघु इकाई को पर बल देता है या उसको प्राथमिकता प्रदान करता है। लेकिन राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ये एक सत्यता है कि कोई भी सिद्धांत बहुत लंबे समय तक स्थापित पूर्ण रूप में नहीं रहता। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे समय के अनुसार कुछ कारक उत्पन्न होते हैं, स्थापित होते हैं, जो अंततः सिद्धांत की प्रासंगिकता पर, उसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। व्यवहारवाद भी कुछ समय के पहले बहुत आकर्षक रूप में अपने स्थापना के प्रारंभिक दौर में बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसकी स्थापना पर बल दिया गया और इसको समर्थन भी मिला। लेकिन धीरे धीरे इसमें अंतर्निहित कुछ दोषों के कारण व्यवहारवाद भी आलोचना का शिकार हो गया। सबसे पहली आलोचना व्यवहारवाद की जाती है कि इन्होंने भाषा के नाम पर, वोकैबुलरी के नाम पर जो कुछ शाब्दिक संग्रह इस विषय के अध्ययन के अंतर्गत किया है, वो इस प्रकार का है कि जिसकी भाषा जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन से जुड़ती नहीं है। बड़ी असाहित्यिक प्रकार की इनकी भाषा शब्दावली है। ये शब्दावली इतनी कठिन और कहना चाहिए दुष्कर है कि जिसको समझना राजनीति विज्ञान के अध्ययन जैसे सामान्य विषय के अध्ययन के संदर्भ में संभव नहीं लगता। दूसरा, इनका भाषा के संबंध में ही जो शब्दों का आडंबर है, आलोचक ये कहते हैं कि व्यवहारवाद ने शब्दों के आडंबर के रूप में इतना कुछ फिजूल संग्रह कर लिया जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इनफैक्ट ये जो अनावश्यक शब्द संग्रह है, ये अध्ययन में एक प्रकार की दुरूहता या कहना चाहिए सहजता के तत्व को समाप्त करने वाला, एक दुरूह वातावरण बनाने वाला एक प्रयास कहा जाता है। फिर इन व्यवहारवादियों की एक आलोचना की जाती है कि इन्होंने प्राविधिक तकनीकों पर अधिक बल दिया है। ये प्राविधिक टेक्निकल जो माध्यम है, ये तकनीकें जो मैकेनिकल टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स का प्रयोग विज्ञान में प्रयोगशाला में संभव है, लेकिन जहाँ पर मनुष्य और उसके व्यवहार के अध्ययन को मूल इकाई बनाया जाता है, वहाँ इस प्रकार का अध्ययन किया जाना, इन टेक्निक्स के माध्यम से अध्ययन किया जाना संभव नहीं लगता। फिर इन व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता का आग्रह किया है। एक तरफ व्यवहारवादी व्यक्ति और व्यक्ति समूह के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र मानते हैं और दूसरी तरफ व्यक्ति को संपूर्ण बनाने वाले मूल्यात्मक पक्ष की उपेक्षा करते हैं, जो अपने आप में एक विरोधाभास है। मूल्य निरपेक्षता का जो आग्रह है वो व्यवहारवादियों के अध्ययन के कंटेंट से या जो व्यवहार के अध्ययन की मूल इकाई व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं उससे मैच नहीं करती। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत लोकतांत्रिक मान्यताओं के बिल्कुल प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक मान्यताएं जो कि समस्त और व्यापक आधार व्यक्ति मात्र के व्यवहार और व्यक्ति मात्र की उपयोगिता को स्वीकार करती है, और ये व्यवहारवादी जो हैं वो अध्ययन को बहुत लघु इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसलिए इन लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्थाओं से ये सिद्धांत प्रतिकूल है। फिर अनुभववादी धारणा पर व्यवहारवादी बल देते हैं और ये मानते हैं कि जो अध्ययन का हमारा दृष्टिकोण है वो अनुभववादी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आलोचक ये मानते हैं कि अनुभववादी धारणा जो है वो एकांगी है। सबका अपना अपना एक तो इंडिविजुअल अनुभव हो सकता है, अनुभव में साम्यता हो सभी के, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और संभव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन से अध्ययन की तरफ अग्रसर होंगे, इसके बारे में व्यवहारवादियों ने विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त आलोचक ये मानते हैं कि ये अध्ययन का दृष्टिकोण पर्याप्त भी नहीं है,
क्योंकि बंद समाजों के अध्ययन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। बंद समाज मतलब अधिनायकवादी व्यवस्था, निरंकुशता को प्रोत्साहन देने वाली मनोवृत्ति। जब अधिनायकवादी व्यवस्था और निरंकुशतावादी प्रवृत्ति के प्रकरणों का अध्ययन किया जाएगा तो इसमें शोध संभव नहीं होगा व्यवहारवादी नज़रिए से। और अगर मान लीजिए कोई शोध करना भी चाहेगा तो अधिनायकवादी प्रवृत्ति में कथनी और करनी में, सिद्धांत और व्यवहार में अपार अंतर होता है, तो हो सकता है कि कोई सही निष्कर्ष भी प्राप्त नहीं हो पाए। फिर आलोचक ये भी मानते हैं कि ये अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। जो निष्कर्ष हम एक सामान्य से दृष्टिकोण से तुरंत निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति और टेक्निक्स के माध्यम से अध्ययन करने की प्रक्रिया में ये प्रक्रिया समय और धन का अनावश्यक व्यय करती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यवहार को जिस रूप में नापने का समर्थन व्यवहारवादी करते हैं वो व्यवहार मूलतः संभव ही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार का मापन मूल्यों के अध्ययन से संभव हो सकता है, मूल्यात्मक आधार से संभव हो सकता है, और मूल्यों के प्रभाव और स्थिति को ये व्यवहारवादी पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवहार का मापन भी संभव नहीं लगता। साथ ही साथ जो अन्य पद्धतियां हैं अध्ययन की, व्यवहारवादी इन अन्य पद्धतियों को स्वीकार नहीं करते। अध्ययन के दृष्टिकोण के रूप में, अध्ययन की मान्यता के रूप में, अध्ययन की प्रक्रिया के रूप में जो एक निश्चित प्रकार का वैज्ञानिक आधार और पद्धति व्यवहारवादियों ने सुनिश्चित की है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की नवीन पद्धतियों या दूसरी मान्यता वाली पद्धतियों के अध्ययन को या उनके प्रभाव को ये व्यवहारवादी अस्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ी आलोचना व्यवहारवादियों की ये की जाती है कि व्यवहारवादी जिस सूक्ष्म और माइक्रो अध्ययन का समर्थन करते हैं, ये माइक्रो अध्ययन से निकले, सूक्ष्म अध्ययन से निकले जो निष्कर्ष हैं, ये व्यवहारिक रूप में व्यापक स्तर पर किस तरह से लागू किए जा सकते हैं, इसका कोई आधार या इसकी कोई प्रक्रिया जो है वो व्यवहारवादी नहीं बताते। और सामान्यतः हम देखते हैं कि लघु इकाई के स्तर पर निकाले गए निष्कर्ष वृहत स्तर पर उसी तरह से लागू नहीं हो सकते, उसी तरह से सफल नहीं हो सकते जिस तरह से वो छोटे स्तर पर होते हैं। तो इस प्रकार व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है, लेकिन व्यवहारवाद की कुछ मौलिक उपयोगिता भी मानी जाती है। और ये उपयोगिता इस अर्थ में है कि राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास जो है वो व्यवहारवाद करता है। राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति, प्रवृत्ति आदि के संदर्भ में सोचने के और इस विषय को प्रकट करने के समस्त आयाम जो हैं वो व्यवहारवाद ने परिवर्तित कर दिए। तो व्यवहार